एक मेरे को भी दे। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, एक दे देना। हाँ चुका मैं डालना। सर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू। धीरे क्या छोड़ डाटा ना बोल। फिक्स टाइम पे सर। हाँ चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, देख पा रहे हो? ठीक है, स्क्रीन भी दिख रहा है सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पेपर अच्छा गया? चलो बहुत अच्छी बात है। इरेक्टाइल बॉडीज क्या होती है बोला था ना बेटा? कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। वीडियो भी दिख रहा है सभी को? बायो में 340 है, 320 है, और थोड़ा मेहनत करो। 324, 670। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। और जिसका थोड़ा कम हुआ है घबराओ नहीं, 100% आपने बेटा माइनस मार्किंग करी है, यानी तो बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, तो माइनस मार्किंग बेटा रिड्यूस करो। ठीक है, तो अब आज बहुत सारा पढ़ना है, तो जरा ध्यान से इधर आप फोकस कीजिए। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था लास्ट क्लास में जूलॉजी सारा करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। नीचे एक नोट डालो, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 65 to 70 days. Spermatogenesis requires 65 to 70 days for completion. तो बेटा एक बार जब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होना शुरू होता है तो उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने में 65 to 70 डेज लगता है, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड एक और पॉइंट ऐड करो, विटामिन ए and vitamin E is required for normal spermatogenesis. विटामिन ए एंड विटामिन ई, मयंक का भी ठीक है बेटा? विटामिन ए एंड विटामिन ई इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑडियो आ रही है सभी को? ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करो बच्चों। चलो सभी को आ रही है, ठीक है। तो दो विटामिन रिक्वायर होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, वन इज विटामिन ए एंड अनदर इज विटामिन ई। आप लोग ऐसा जानते हो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्टरलिटी भी प्रोड्यूस होता है। और फर्स्ट पॉइंट में एक बार फिर से दोनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, लिखिए स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 65 to 70 days
for its completion. Spermatogenesis requires 65 to 70 या 75 भी बोलो, प्लस माइनस 5 कोई प्रॉब्लम नहीं. Require 65 to 70 days for its completion. Number 2, vitamin A and vitamin E is required for normal spermatogenesis. अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है oogenesis. तो आपको लास्ट क्लास में बताया था गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में या आफ्टर बर्थ? इंट्रा यूट्राइन लाइफ. और कौन सी सेल्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर होती है यॉक सैक में? कौन सी सेल्स इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फर्स्ट टाइम अपीयर होती हैं यॉक सैक के अंदर? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. वेरी गुड. तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल. तो बेटा देखिए आपको याद है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब माइग्रेट होकर कहां पहुंचती हैं? ओवरी में. तो वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? oogonia. और अब देखो oogonia से ओवम कैसे बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis. तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस था एग्जैक्टली ये प्रोसेस भी वैसा ही है. बस आप एक बार देखो, हम लोग कंपेयर भी कर लेते हैं यहाँ पे. जैसे ओवरी के अंदर बर्थ से पहले ये जो आप सेल देख रहे हो ना, ये है oogonia. ठीक है. oogonia में माइटोटिक डिवीजन होगा. और देखिए माइटोटिक डिवीजन के बाद oogonia ने 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस किए. ये देखो ये डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई. और ये जो डॉटर सेल्स बनी इनको हम बोलेंगे डॉटर oogonia. अब यहाँ पे देखो डिवीजन कौन सा बोल रहे हो? माइटोसिस बोल रहे हो ना. तो आप बताइए माइटोसिस में अगर ये सेल डिप्लॉइड है तो ये सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड. ठीक है. यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन है. तो 2n, तो ये भी 2n. अब देखो यहाँ पे क्योंकि सेल्स का नंबर मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 2 हो गई, इसलिए बेटा इसको मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं. जैसे लास्ट पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में एग्जैक्टली वैसा ही. अब देखो क्या होती है, ये एक डॉटर oogonia एनलार्ज होती है, ये अपने साइज को इंक्रीज करती है. और अब देखो ये जब अपने साइज को इंक्रीज कर लिया इसने, अब इसको आप नाम दोगे प्राइमरी oocyte. वहां पे हम लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला था, यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte. और यहाँ पे केवल एनलार्जमेंट हुआ है. ठीक है. इसलिए अभी भी नंबर क्रोमोसोम्स का क्या होगा? 2n, यानी डिप्लॉइड. अभी भी ये सेल प्राइमरी oocyte कैसे सेल है? डिप्लॉइड. और यहाँ पे केवल क्या हुआ? सेल एनलार्जमेंट. ठीक है. देखते जाना बहुत ध्यान से. अब बेटा यहाँ से क्या स्टार्ट करोगे? मियोसिस. और मियोसिस में आपको पता है न्यूक्लियस कितने बार डिवाइड होने जा रहा है? 2 बार. तो ये देखो फर्स्ट टाइम डिवीजन हुआ और हमें 2 सेल्स मिल गए. लेकिन देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या होता है जानते हो? यहाँ पे इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे आप याद कीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 2 सेल मियोटिक डिवीजन के बाद बन रही थी, उन दोनों को इक्वल अमाउंट में साइटोप्लाज्म मिल रहा था. मतलब वहां पे साइटोकाइनेसिस कैसा था बच्चों? इक्वल. यहाँ पे देखो ये सेल डिवाइड होती है ना, तो एक सेल को कम साइटोप्लाज्म मिलता है और दूसरे सेल को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिला. तो आप बताइए ज्यादा न्यूट्रिशन बड़े वाले सेल को मिला या छोटे सेल्स को? स्मॉल और लार्ज सेल, बड़े सेल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और इसलिए उसका चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा होता है. और जिस सेल को बेटा साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम मिला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. इसको क्या बोल दोगे? इसको बोलोगे फर्स्ट पोलर बॉडी. और क्योंकि तुम याद करो ना, ये जो डिवीजन है ये मियोसिस फर्स्ट है. और आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन? रिडक्शन.
ठीक है, रिडक्शन डिवीजन है, और ये जो सेल बन रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, इसको नाम दोगे अभी सेकेंडरी oocyte। बड़ी वाली सेल को नाम दो सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी सेल बनी है पोलर बॉडी। तो देखो पोलर बॉडी का दो फेस है, या तो इसके पास इतना सफिशिएंट न्यूट्रिशन हो कि ये आगे डिवाइड करे, और ये आगे डिवाइड करी तो देखो इससे फिर से दो और पोलर बॉडी बन जाएंगी ना, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, यूजुअली ये जो पोलर बॉडी तुम देख रहे हो ये यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी अपीयर हुई ना, ये यहाँ पे डीजेनरेट हो जाती है। देखो ये यहाँ पे डीजेनरेट हो गई तो आगे डिवीजन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी कौन सी सेल बची हुई है? सेकेंडरी oocyte। अब देखो फिर से वही बात, अभी मियोसिस फर्स्ट हुआ था, अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। और जब भी याद रखो, जब भी मियोटिक डिवीजन होगा चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, आप याद रखिए हमेशा एक सेल को साइटोप्लाज्म कम मिलेगा और दूसरी सेल को ज्यादा मिलेगा। यहां भी यही हुआ। यहाँ पे बेटा ये देखो एक सेल को कम साइटोप्लाज्म मिला और दूसरे सेल को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिला। अब देखो सेकेंडरी oocyte में डिवीजन के बाद जिस सेल को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिल रहा है इसको आप बोल रहे हो ओवम। ये सेल क्या है? ओवम। ठीक है, तो ये है बच्चों ओवम, और ये है बेटा सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी, और ये सेकेंड पोलर बॉडी का भी क्या होगा? डीजेनरेशन। ये भी डीजेनरेट कर जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए एक oogonial सेल ने डिवाइड होकर कितने ओवम को बनाया? डीजेनरेशन इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन कम है। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हो एक oogonial सेल ने एक ही ओवम को बनाया था, पर एक स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड होके कितने स्पर्म को बनाया था? एक स्पर्मेटोगोनिया ने 4 को बनाया था ना, पक्की बात है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर से थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं बच्चों। प्राइमरी oocyte के डिवीजन से कितने ओवम मिलते हैं? एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम? एक प्राइमरी oocyte देखो ना, ओवम तो एक ही मिल रहा है ना। वेरी गुड, एक ही ओवम मिलता है, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, अपनी कॉपी पे देखना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4। कुछ बच्चे 2 भी लिख रहे हैं, गलत। एक प्राइमरी यहां पे होगा तो 4 मिलते हैं स्पर्म, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सही है 2 स्पर्म। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने? 2 स्पर्म। अच्छा, सेकेंडरी oocyte से, एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम? एक। तो ये बात सभी को क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को डाउट? 4 कैसे बोल रहे हो बेटा? 4 ऐसे, आप देखिए मियोसिस 1 होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और मियोसिस सेकेंड होगा तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ बनेगा। देखो यहाँ पे नीचे एक नोट डालो यहाँ पे लिखो, ड्यूरिंग oogenesis, primary oocyte and secondary oocyte undergo
unequal cytokinesis to produce polar bodies. To produce polar body. During oogenesis, primary oocyte and secondary oocyte undergo unequal cytokinesis to produce polar bodies. सेकेंड डॉटर ओगोनिया भी बेटा ऐसे ही डिवाइड करेगा जैसा ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है, टू प्रोड्यूस पोलर बॉडीज। ब्रैकेट में लिखना पोलर बॉडी कंटेन्स लेस साइटोप्लाज्म एंड लेस न्यूट्रिएंट। पोलर बॉडीज कंटेन्स लेस साइटोप्लाज्म and less nutrient, hence undergo degeneration. Unequal cytokinesis बोला बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा ना सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो पोलर बॉडीज कंटेन्स less cytoplasm and less nutrients, hence undergo degeneration. अब जरा यहाँ पे देखो, ध्यान देना, देखो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिनिश होके ही रुकता है, ठीक है, और उसको फिनिश होने में 65 to 70 डेज टाइम लगते हैं। लेकिन बेटा जरा देखो oogenesis क्या होता है, oogenesis एक इंटरप्टेड प्रोसेस है, ये रुक रुक के चलता है। क्या होता है, बर्थ के समय जो फीमेल है ना उसके ओवरी के अंदर 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जिनमें होता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। और बर्थ के समय जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बर्थ के समय ओवरी के अंदर होता है प्राइमरी oocyte स्टेज, और ये जो प्राइमरी oocyte स्टेज होता है इसका ग्रोथ इनहिबिटेड होता है डिप्लोटीन स्टेज, टीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ग्रोथ कहां पे रुका हुआ है बच्चों, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। और ये ग्रोथ क्यों रुका है जरा इस बात को भी समझ लो, जरा ध्यान से सुनना बेटा, प्राइमरी oocyte का ग्रोथ रुका होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट में, ठीक है। और ये ग्रोथ क्यों रुका है इस बात को भी समझिए। देखिए क्या होता है, ये है बच्चों प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte की चारों तरफ एक लेयर होती है इस प्रकार से, और इस लेयर से बच्चों एसोसिएटेड होते हैं कुछ छोटे छोटे सेल्स। इन सेल्स को बोलते हो आप ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल, इस प्रकार से छोटे छोटे सेल्स एसोसिएटेड है। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स देखो क्या करते हैं, ये सेल्स एक इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करते रहते हैं जो oocyte के डेवलपमेंट को रोकता है, और इस इनहिबिटरी प्रोटीन को आप नाम दोगे oocyte मैच्यूरेशन इनहिबिशन फैक्टर, OMIF। इसको क्या नाम दे रहे हैं, oocyte मैच्यूरेशन इनहिबिशन फैक्टर। तो ये सब्सटेंस ये ग्रैनुलोसा सेल्स रिलीज करते रहती है जो डिप्लोटीन स्टेज में ओवम के ग्रोथ को रोक देता है। अब देखो क्या होता है बच्चों, जब प्यूबर्टी आता है तो इस ग्रैनुलोसा सेल पे वर्क करती है कौन सी हार्मोन, नाम सुना आपने, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बच्चों देखो इसका नाम FSH क्यों है, बहुत इंटरेस्टिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, अभी oocyte का ग्रोथ रुका हुआ है किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये oocyte मैच्यूरेशन इनहिबिशन फैक्टर के सिंथेसिस को रोक देता है। और जब OMIF का सिंथेसिस रुक जाता है बच्चों, तो क्या अब फॉलिकल आगे का डिवीजन प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि इनहिबिटरी फैक्टर को हमने हटा दिया।
प्यूबर्टी बोला था बेटा लास्ट क्लास में, एज एट विच मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस कॉल्ड एज प्यूबर्टी। ठीक है, तो जो इनहिबिशन फैक्टर था, जो इनहिबिशन फैक्टर था OMIF का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, oocyte, ये सब मैं लिखा दूंगा बेटा, घबराओ नहीं, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिशन फैक्टर। ठीक है, इसको बोल रहे हो OMIF। अब OMIF के सिंथेसिस को किसने रोका, जल्दी से बोलो। OMIF के सिंथेसिस को किसने रोक दिया, FSH। और इसीलिए बेटा FSH का पूरा नाम बोलो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो, जब FSH सिक्रीट हुआ तो OMIF का सिक्रीशन बंद, और अब oocyte प्राइमरी oocyte से किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte। और फिर से देखिए, सेकेंडरी oocyte का जो ग्रोथ है ये फिर से इनहिबिट हुआ। एक बार जो सेकेंडरी oocyte है इसका ग्रोथ फिर से इनहिबिट हुआ। जीसी का मतलब है बेटा ग्रैनुलोसा सेल, ये सब मैं लिखा रहा हूं, आप घबराओ नहीं। सेकेंडरी oocyte का ग्रोथ आप अभी सुनो बस, सेकेंडरी oocyte का ग्रोथ एक बार फिर से इनहिबिट हुआ बच्चों। और ये ग्रोथ कहां पे इनहिबिट हुआ, जरा देखिए, ये इनहिबिट हुआ मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड, मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। और क्यों इनहिबिट हुआ उसका कारण समझो। देखो, मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए सेकेंडरी oocyte को FSH प्यूबर्टी में सिक्रीट होता है बेटा, प्यूबर्टी यानी एज एट विच रिप्रोडक्टिव साइकिल बिगिंस। मैं ये सब लिखा दे रहा हूं, आप घबराइए मत। समरवीर बेटा एक बार आप अपना वीडियो रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, तो देखो मेटाफेज में सेकेंडरी oocyte का ग्रोथ रुका हुआ है। और क्यों रुका, क्योंकि देखो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए एक एक एंजाइम चाहिए। देखो, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है बेटा, जिसका नाम है कैल्पेन। और ये एंजाइम होता है स्पर्म के पास। ये एंजाइम किसके पास होता है, स्पर्म के पास। तो जब मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में तभी चेंज हो सकता है जब स्पर्म आकर जो सेकेंडरी oocyte है, देखो ये सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज करे, तभी जाकर क्या हो सकता है, ओवम का फॉर्मेशन हो सकता है, अदरवाइज ओवम बनेगा ही नहीं। ऐसी फीमेल, अनमैरिड फीमेल में क्या होता है, ये जो स्टेज है ना, ओवम वाला स्टेज, ये आता ही नहीं। ठीक है, ओवम तो तभी बन सकता है जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म क्या करे, फर्टिलाइज करे। और फर्टिलाइज करने के बाद ही किसका फॉर्मेशन पॉसिबल है, ओवम। ठीक है, तुम लोग नीचे जल्दी से नोट डालो, लिखिए। मैं बोल रहा हूं 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये MPF APC बेटा मैं सारा लिखा रहा हूं, लिखो। द ग्रोथ ऑफ primary oocyte, the growth of primary oocyte is inhibited in ovary at diplotin stage of meiosis first.
Diplotin stage of meiosis first. The growth of primary oocyte in ovary is inhibited at diplotin stage of meiosis first. नहीं, डिप्लोटिन स्टेज बेटा बर्थ के समय से ही होता है और प्यूबर्टी तक इसी स्टेज में oocyte बने रहेगा, राइट। प्यूबर्टी तक डिप्लोटिन स्टेज ही बना रहेगा। तो अगर आपसे पूछे बर्थ के समय ओवरी में कौन सा स्टेज होता है oocyte का, प्राइमरी या सेकेंडरी? बर्थ के टाइम कौन सा स्टेज? प्राइमरी oocyte, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। और प्यूबर्टी से ठीक पहले भी कौन सा स्टेज होता है? प्यूबर्टी तक कौन सा स्टेज? प्राइमरी ही रहता है। तो आप देखिए प्राइमरी oocyte स्टेज प्यूबर्टी तक बना रहेगा, ओके। अब क्यों बना रहता है, तो ये ग्रोथ क्यों इनहिबिटेड होता है वो उसका कॉज लिख रहे हैं, लिखो सेकेंड पॉइंट लिखिए। द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी oocyte, the growth of primary oocyte is inhibited till puberty, due to secretion of OMIF। देखो पूरा फुल फॉर्म यहां से लिखो, oocyte maturation inhibition factor, due to secretion of OMIF by granulosa cells, या बड़ा इन्हीं को फॉलिकुलर सेल्स भी बोल रहे हैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स देख रहे हो ना, ये आगे सब डिटेल में पढ़ना है, अभी तो आप बस नाम से एक बार इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं आप। सिक्रेटेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ग्रोथ क्यों इनहिबिटेड है? बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? ग्रोथ इनहिबिटेड है बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? OMIF। अब लिखो एट प्यूबर्टी, अब लिखिए एट प्यूबर्टी FSH, जिसको पूरा नाम नहीं पता हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एट प्यूबर्टी FSH stimulates the growth of primary oocyte by inhibiting the secretion of OMIF, by inhibiting the secretion of OMIF, oocyte maturation inhibition factor, OMIF, oocyte maturation inhibition factor। तो ये हो गया बेटा किसके लिए? प्राइमरी oocyte। अब आ जाओ, लिखो नीचे सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte growth is also inhibited at metaphase of meiosis second. Secondary oocyte growth is also inhibited at metaphase of meiosis second। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेकेंडरी oocyte का ग्रोथ क्यों रुक गया? लिखो, लिखिए, secondary oocyte lack calpain enzyme which is required for, lack मतलब कमी है बेटा, lack calpain enzyme which is required for conversion of metaphage promoting factor into anaphase promoting complex. लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखना, this enzyme is bought by a sperm at the time of fertilization. At the time of fertilization. Therefore, secondary oocyte will convert to mature ovum. Therefore, secondary oocyte will convert to mature ovum only after fertilization. Only after fertilization. अच्छा सुनो, एक बार मैं फिर से, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा, तो रिपीट भी हो जाएगा और आप एक बार अच्छे से देखें। देखो, इंटरप्शन दो स्टेज में हुआ। पहला स्टेज जो इंटरप्टेड हुआ वो कौन सा स्टेज था? जहां पे ग्रोथ रुक गई। कौन सा स्टेज? प्राइमरी oocyte, सही बोल रहे हो, प्राइमरी oocyte। अब ग्रोथ किस स्टेज में इंटरप्ट हुआ? इंटरप्टेड इन, बोलिए इंटरप्शन कब हुआ? ये हुआ डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ग्रोथ कब इंटरप्ट हुआ? डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। और देखो, इसको इंटरप्ट किसने किया? दिस इज इंटरप्टेड बाय, चलिए बताइए, इंटरप्ट ग्रोथ को किसने किया? बहुत अच्छे, सभी बोल रहे हैं। ये इंटरप्शन किया OMIF, फुल फॉर्म ऑफ क्लियर है सभी को? oocyte maturation inhibition factor, OMIF, which is secreted by granulosa cells। ठीक है, और OMIF को फाइनली किसने डिस्ट्रॉय किया? OMIF को किस हार्मोन ने इसके सिक्रीशन को रोक दिया? FSH। ठीक है, ये आप लिख चुके हैं। अब दूसरा स्टेज जहां पे ग्रोथ रुका हो, कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी oocyte। चलो बताओ, यहां पे इट इज इंटरप्टेड बाय, सॉरी, इंटरप्टेड इन, किस स्टेज में ये इंटरप्ट हुआ? मेटाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट या सेकंड लिखा? क्या लिखा है? मियोसिस सेकंड लिखा ना? हाँ, मेटाफेज ना, ये इंटरप्शन हुआ
मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और इंटरप्ट किसने किया? इट इज इंटरप्टेड बाय लैक ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की कमी से हुआ क्या? आखिर देखो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस कन्वर्सन के लिए क्या चाहिए? कैल्पेन एक एंजाइम चाहिए, कैल्पेन एंजाइम ऑफ स्पर्म। तो अगर आपसे पूछता है एक अनमैरिड फीमेल कितनी ओवम फॉर्म करेगी, तो इसका आंसर क्या है? 0। यहां नोट डालो, लिखिए अनमैरिड और वर्जिन फीमेल never forms mature ovum, never forms mature ovum, क्योंकि मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन। अच्छा एक देखो, एक ये ऋषुराज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर बट अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा ना? भाई देखो ये कितनी अच्छी बात है बेटा। ये देखो, ये मैं चाह रहा था कोई एक क्वेश्चन पूछे। ये है बेटा ओवम, ठीक है, और इसमें देखो ये स्पर्म का न्यूक्लियस आ गया। चलिए अब बताइए, अब तो ये जाइगोट है ना? क्या आप इसको जाइगोट बोलोगे फर्टिलाइजेशन के बाद, या अभी भी ओवम बोलेंगे? कायदे से तो जाइगोट बोलना चाहिए, पर आप मेरे को बताओ, सुनो सुनो, मेरे को ये बताओ कि अभी भी जो ओवम है बच्चों, इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस तो इसके अंदर है, ठीक है, पर ओवम का न्यूक्लियस अभी भी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? अभी भी तो हैप्लॉइड है बेटा। ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन अभी क्या है, n+n, और जब जाइगोट होगा ना, तो जाइगोट होने से ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे ये, जब 2n कंडीशन हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। ऋषुराज क्लियर है बेटा? जब तक मिक्सिंग नहीं होगा तब तक आप इसको जाइगोट नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो हम लोग जो बोलते हैं हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, और न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो आप यहां देखो, यहां अभी भी ओवम का न्यूक्लियस कैसा है बेटा? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है, और जब मिक्स हो जाएगा तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा, और उसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। ठीक है, तो यहां तक ये बच्चे हो गया वो जेनेसिस। कैल्पेन एंजाइम बेटा देखो क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को जब तक एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। सेकेंडरी oocyte किस स्टेज में रुक गया है उसका ग्रोथ? मेटाफेज में। क्यों? क्योंकि मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए उसको एक एंजाइम चाहिए जिसको क्या बोलते हो? कैल्पेन। और ये एंजाइम किसके पास है? ये एंजाइम वो खुद सिंथेसाइज करेगा या स्पर्म ला के देगा? स्पर्म ला के देगा। इसलिए बेटा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और ओवम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन मैच्योर ओवम फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है सभी को? इसमें दो बातें आपको याद रखनी है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर oogenesis कैसा है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरप्टेड है, रुक रुक के चलता है। और कितनी बार ग्रोथ रुका? चलो ये बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ कितनी बार रुका बच्चों? 2 बार। पहली बार किस स्टेज में रुका? बर्थ के समय ओवरी में कौन सा स्टेज है? oocyte का कौन सा स्टेज है बर्थ के समय?
प्राइमरी oocyte, और ग्रोथ कहां पे रुका हुआ है? डिप्लोटिन। अच्छा सुनो, एक और बात यहां ध्यान रखो, देखो फिर से वही बात, जब तक माइटोसिस हो रहा है बच्चों, इसको आप बोलना मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि सेल का नंबर डबल हुआ ना, 1 से 2। बेटा यहाँ पे जब एनलार्जमेंट हो रहा है, ये देखो, जब एनलार्जमेंट हो रहा है तो इसको बोलोगे आप ग्रोथ फेज, और जब मियोसिस होता है तो इसको बोलते हो मैच्योरेशन फेज। चलो अब बताओ, oogenesis में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? देखो और देख के बताओ, oogenesis में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? मैच्योरेशन। ठीक है, चाहे स्पर्मेटो, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं बेटा, बर्ड्स में सबसे लंबा फेज ग्रोथ फेज होता है, पर ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट फेज होता है कौन सा? मैच्योरेशन फेज। ठीक है, चलिए लिखिए, नीचे एक सेंटेंस ऐड कीजिए, द लॉन्गेस्ट फेज ड्यूरिंग spermatogenesis and oogenesis during spermatogenesis and oogenesis is maturation phase. डिप्लोटिन मींस क्या होता है? ये बेटा मियोसिस का एक फेज है, वो बढ़ोगे सेल बायोलॉजी के अंदर, तो लॉन्गेस्ट फेज इज मैच्योरेशन फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों नहीं कहते हैं कि ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, तो लाइनिंग ब्रेक होती है? वो बोलेंगे ना बेटा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो ये हम लोग बोलेंगे, आप घबराओ नहीं। ठीक है सर, प्राइमरी oocyte किस समय फॉर्म होता है? बेटा बर्थ के समय प्राइमरी oocyte ओवरी में होता है। ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocyte होता है ओवरी में। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, oogenesis पढ़ लिया। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखो सिंगल स्पर्म को बोलते हो स्पर्मेटोजोआ, एक सिंगल स्पर्म को क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजोआ। बेटा जिस सेल को कम साइटोप्लाज्म मिला उसको पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब सुनो, जल्दी से बताइए, स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी किसने की थी? स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय सुना है नाम आपने? लेवेनहॉक। स्पर्मेटोजोआ वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेनहॉक। अब सुनो, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए स्पर्मेटोजोआ का जरा स्ट्रक्चर देखो, क्या होता है? स्पर्म को हम इसको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला देखो, ये हेड है। ठीक है, हेड के बाद एक पीछे छोटा सा रीजन है जिसको क्या बोल रहे हो? नेक। नेक के बाद है बच्चों मिडिल पीस, ये है मिडिल पीस, और मिडिल पीस के एंड में एक सेंट्रियोल होता है जहां से टेल जो है वो बाहर आता है, और 2 सेंट्रियोल नेक में भी होते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों मिडिल पीस। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, क्या होता है? ये जो नेक देख रहे हो ना आप, इस नेक में 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय ओवम के अंदर एंटर करता है, और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है बच्चों, ये टेल का फॉर्मेशन करता है। देखो इसने किसको बना दिया? टेल को। सभी को वीडियो आ रही है क्या?
वीडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ऑल ओके, वेरी गुड। बेटा जिसको प्रॉब्लम हो रही है एक बार रिफ्रेश करो, लोकल नेटवर्क से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो, अब जरा यहाँ ध्यान दो, तो स्पर्म का ये हेड है, ये नैरो रीजन, ये पीछे वाला जो नैरो रीजन आप देख रहे हो, ये छोटा सा रीजन, इसको बोल रहे हैं बच्चों नेक। ये वाला रीजन क्या बोल रहे हो? हेड। ये वाला जो रीजन है नेक के पीछे वाला ये पूरा पार्ट, इसको बोल रहे हैं मिडिल पीस। और मिडिल पीस के पीछे ये जो हिस्सा देख रहे हो इसको बोल रहे हो टेल। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप अच्छे से समझ सको हर स्ट्रक्चर को, हम लोग इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। देखो जो हेड होता है बच्चों, हेड के सामने एक हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैप लाइक और हेलमेट लाइक। कई बार बोल देता है हेड इज कवर्ड बाय अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एक्रोसोम। एक्रोसोम पॉइंटेड नहीं है ह्यूमन में, ह्यूमन में एक्रोसोम कैप लाइक है, ध्यान रखिए, कैप लाइक या हेलमेट लाइक। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आप बता ही रहे हो, वेरी गुड, इसको बोलेंगे एक्रोसोम। इसको क्या बोलोगे? एक्रोसोम। देखो एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? oocyte के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम, और इनको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। जैसे आप यूं समझ लो, स्पर्म लाइसिन बेटा ग्रुप है एंजाइम का, और इसमें 2 एंजाइम प्रोमिनेंट होते हैं, वन इज हाइलुरोनिडेज और सेकेंड होता है एक्रोसिन। वो आगे हम लोग लिखेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे oocyte को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के अंदर। ये है बच्चों नेक। देखो नेक में क्या होता है? न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस बताओ, स्पर्म का कैसा है? राउंड है या इलोंगेटेड है? राउंड न्यूक्लियस या इलोंगेटेड? आपको बताया था इलोंगेटेड, वेरी गुड। तो ये बच्चों यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, ये है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद ये जो सेंट्रियोल देख रहे हो, ये सामने वाला है, इसको बोल रहे हैं बच्चों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये पीछे वाला बेटा, इसको बोलोगे डिस्टल सेंट्रियोल। देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय oocyte के अंदर एंटर करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल किसका फॉर्मेशन कर रहा है? टेल का। अच्छा आप जरा यहाँ पे नोटिस करो, टेल का कुछ हिस्सा क्या मिडिल पीस के अंदर है ना? ये जो हिस्सा बेटा मिडिल पीस के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। इसको क्या बोलोगे? एक्सियल फिलामेंट, राइट। अच्छा अब देखिए, आपको बताया था मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसका एक बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट आपको याद आ रहा होगा, तो कैसा था? स्पाइरल। मिडिल पीस के अंदर स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट कैसा होता है? स्पाइरल। और ये बच्चों जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मिडिल पीस में, इस स्पाइरल अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं नेबेन कर्न। वेरी गुड, इसको बच्चों नाम दोगे नेबेन कर्न। द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पीस कॉल्ड एज नेबेन कर्न। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जो नेबेन कर्न है ना, वो पावर हाउस है इस सेल का, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी टू स्पर्म। तो इस तरीके से नेबेन कर्न। और आप देखो टेल जो है बेटा, यहाँ पे ये वाला आप देखिए, ये छोटा सा सेंट्रियोल दिख रहा है ना, टेल बच्चों इस छोटे से सेंट्रियोल से बाहर आ रहा है, और बच्चों इस सेंट्रियोल को नाम देते हो रिंग सेंट्रियोल। इसको क्या नाम दोगे? रिंग सेंट्रियोल।
या बच्चों इसी को बोलते हैं जेनसेन रिंग। तो देखो 2 सेंट्रियोल नेक में था और ये तीसरा वाला जिससे टेल एग्जिट कर रहा है, ये तीसरा सेंट्रियोल हो गया और पीछे की तरफ टेल। सुनो सुनो मेरी बात, अब मेरे को ये बताओ जरा, यहां देखो, क्या स्पर्म को हम एक सेल बोलते हैं? क्या ये ह्यूमन सेल है? पक्की बात, स्पर्म बेटा सेल है, तो ये आप जान रहे हो। तो सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी होगा। अगर बच्चों ये सेल है तो इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी होगा। देखो ये है सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म के ऊपर बच्चों सेल मेम्ब्रेन इस प्रकार से हमें बनाना पड़ेगा। और देखिए इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। तो ये देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल को भी कवर करता है इस प्रकार से। इस तरीके से ये टेल को कवर कर दिया, राइट। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 2 छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप जरा देखिए, ये जो एक एंजाइम होता है ना, एक्रोसोम से सामने वाला जो मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम के ठीक सामने की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड होता है एक एंजाइम जिसका नाम है गैलिया कैपाइटिस। क्या नाम दोगे? गैलिया कैपाइटिस। एक्रोसोम के ठीक सामने वाला सेल मेम्ब्रेन जिसमें एंजाइम्स एम्बेडेड दिख रहे हैं आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं बच्चों गैलिया कैपाइटिस। देखो जब भी कैप आ जाए ना तो समझ जाना हेड की बात हो रही, ठीक है। तो गैलिया कैपाइटिस इज मेम्ब्रेनस कवरिंग ओवर द एक्रोसोम। अच्छा अब सुनो 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 मेरी बात, जरा आप लोग ध्यान से इसका आंसर करना। यहां पे बेटा देखो साइटोप्लाज्म है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर साइटोप्लाज्म की लेयर है या सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, ठीक है। अब मेरे को बताइए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्म होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए और या थिन होनी चाहिए? पहली बात तो ये बताइए, थिक हो या थिन? थिन होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सेल और सेल मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है। अच्छा थिन होने का बेनिफिट क्या है? देखो आप जानते हो ना, डिफ्यूजन फ्रुक्टोज का जितना मेम्ब्रेन थिन होगा उतना फास्ट होगा। फ्रुक्टोज का डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितना थिन होगा उतना फास्ट होगा, और जितना थिक होगा फ्रुक्टोज का डिफ्यूजन उतना स्लो होगा बेटा। इसलिए यहाँ पे मेम्ब्रेन थिन होती है, और यहाँ पे जो थिन मेम्ब्रेन की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मैनचीट। क्या बोलोगे? मैनचीट। ठीक है, वो जितनी भी थिकनेस है वो सफिशिएंट है उसको सरवाइव करने के लिए, रप्चर नहीं होती है, ठीक है। अच्छा सुनो, हेड और एक्रोसोम के बीच जो गैप होता है ना इसको परफोरेटोरियम बोलते हैं। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया वो ध्यान रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट लिखो, मैं बोल दे रहा हूं, एक बार इसको लिखो। सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर हम लोग लिखने जा रहे हैं हेड के, लिखिए। लिखो हेड। हेड के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या देख रहे हो? एक्रोसोम। देखो फर्स्ट पॉइंट एक्रोसोम के सामने, इट इज सिक्रेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। किसने सिक्रेट किया? गोल्जी बॉडी। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स sperm lysine enzymes which includes, देखो स्पर्म लाइसिन में 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है ना।
पहला एंजाइम है बच्चों हाइलुरोनिडेज, थोड़ा टंग ट्विस्टर है। हाइलुरोनिक एसिड से नाम लिया है हाइलुरोनिडेज, ठीक है। या बेटा इसी का दूसरा नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। सुनो थोड़ा सा देख लो क्या होता है बच्चों। ये है ओ साइट, ओ साइट के चारों तरफ ये एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हो बच्चों? जोना पेलुसिडा। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है जिसको बोलते हैं बच्चों जोना पेलुसिडा। सब मैं लिखा रहा हूँ बेटा, घबराओ नहीं, मेनशीट वगैरह सब लिखा रहा हूँ। अब देखो इस जोना पेलुसिडा के ऊपर आपको बताया था यहाँ पे कौन सी सेल होती है? ग्रेनुलोसा सेल, पढ़ा था ना अभी लास्ट में। ये होती है बेटा ग्रेनुलोसा सेल्स। अब सुनो, ये ग्रेनुलोसा सेल्स आपस में सीमेंटेड होती हैं। जैसे दो ब्रिक को आप चिपकाते हो ना सीमेंट की मदद से, उसी प्रकार से ग्रेनुलोसा सेल्स भी आपस में सीमेंटेड होती है। ये देखो ये आपस में इस प्रकार से चिपकी हुई है विथ हेल्प ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोलोगे? हाइलुरोनिक एसिड। तो मेरे को बताओ, अगर स्पर्म को पहुंचना है ओ साइट तक, स्पर्म को कहां पहुंचना है? ओ साइट तक, तो सबसे पहले उसको किस लेयर को तोड़ना पड़ेगा? बाहर वाले लेयर को। और ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो ना ग्रेनुलोसा सेल की, इसको बोलते हैं बच्चों कोरोना रेडिएटा। तो आप देखिए फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म दो लेयर को तोड़ता है। कितने लेयर को तोड़ता है स्पर्म? दो लेयर। बाहर वाली लेयर कौन सी? बाहर वाली लेयर कौन सी? कोरोना रेडिएटा, वेरी गुड। और अंदर की लेयर कौन सी है बेटा? जोना पेलुसिडा। तो देखिए कोरोना रेडिएटा में जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं उनको चिपकाने वाला केमिकल क्या नाम दे रहे हो? हाइलुरोनिक एसिड। Hyaluronic acid act as a adhesive material between adjacent cells। और देखो एक मजेदार बात बता रहा हूं तुमको, मेटास्टेसिस सुना होगा ना कैंसर में। तो मेटास्टैटिक जो कैंसरस सेल है बेटा वो हाइलुरोनिक एसिड का सिंथेसिस नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वो बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं, क्योंकि उनमें सेल एडहेशन वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो लैक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेनुलोसा सेल को आपस में चिपकाने का काम कौन सा केमिकल सब्सटेंस कर रहा है? हाइलुरोनिक एसिड। तो देखो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है हाइलुरोनिडेज। इट डाइजेस्ट कोरोना रेडिएटा लेयर। ये बेटा किसको डाइजेस्ट कर रहा है? कोरोना रेडिएटा। और देखो सेकेंड एंजाइम जो है उसका नाम है एक्रोसिन। देखो एक्रोसिन किसको डाइजेस्ट करता है? तो एक्रोसिन लिखिए इट डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा। देखो स्पर्म पहले तो कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट किया और उसके बाद जोना पेलुसिडा, तब तो उस साइड के पास पहुंच पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म बेटा दोनों लेयर को डाइजेस्ट करता है इन दो एंजाइम की मदद से, फर्स्ट और ये सेकंड। और इन दोनों एंजाइम को मिलाकर क्या नाम देते हो आप? इन दोनों को मिलाकर बोलते हो स्पर्म लाइसिन। All the hydrolyzing enzyme of acrosome together referred as sperm lysine। तो ये हो गया बेटा एक्रोसोम पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर हेड में क्या है? वो है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो देखिए न्यूक्लियस कैसा है? इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, पहली बात। और दूसरी बात देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे को ये बताओ हमारे सेल्स के अंदर डीएनए किस प्रोटीन के साथ बाइंडेड है?
बहुत बढ़िया, सभी बोल रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंडेड है। आपको पता है स्पर्म के अंदर हिस्टोन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सब्सटेंस कॉल्ड एज प्रोटामिन्स। और ये जो प्रोटामिन्स है बेटा वो इजी वाइंडिंग अलाउ करते हैं, क्रोमेटिन के इजी वाइंडिंग को, क्रोमेटिन आसानी से खुल जाए तब तो उस साइट के न्यूक्लियस के साथ वो ब्लेंड हो पाएंगे। तो आप लिखिए प्रोटामिन्स, प्रोटामिन्स are present instead of histone in sperm nucleus। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन के बदले, तो ये है प्रोटामिन्स। ठीक है। और थर्ड हेड में देखो बेटा, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है गैलिया कैपाइटिस। तो यहां पे आप लिखिए दिस इज पार्ट ऑफ membrane which lie over एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोल रहे हो, गैलिया कैपाइटिस। ठीक है। तो देखो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या आपको याद रखनी है, एक्रोसोम फर्स्ट थिंग हेड में। दूसरी चीज हेड में आपको क्या याद रखनी है, हेड में होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और तीसरी एक छोटी सी चीज बेटा याद रखना वो है गैलिया कैपाइटिस। ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को। क्लियर है बेटा। स्पर्म लाइसिन जो आप बोल रहे हो ना, जैसे आप देखो क्लास में तो कितने सारे बच्चे बैठे हैं, सबका इंडिविजुअल नाम है, पर मैं आप सभी को एक कॉमन नेम से बुला रहा हूँ, स्टूडेंट्स। राइट। तो स्पर्म लाइसिन बोलने का मतलब क्या है, hyaluronidase, all the hydrolyzing enzymes together, hyaluronidase plus acrosin, ये सभी को मिलाकर हम क्या नाम दे रहे हैं, sperm lysine, all the hydrolyzing enzyme of sperm। ठीक है। अब देखो हेड के बाद बच्चों आता है सेकंड पार्ट कौन सा, नेक। नेक में दो चीजें हैं, जल्दी बोलिए। सबसे पहला कौन सा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लिखो, मैं बोल रहा हूं। हाँ प्रोडामेंट बेटा अनवाइंडिंग में हेल्प करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लिखो, लिखो these enter inside oocyte during fertilization। These enter inside oocyte during fertilization to initiate division of oocyte। oocyte में प्राची, oocyte में एंट्री होता है बेटा, और oocyte से क्या बनता है, ओवम। ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में, जो तुम्हारे छोटे छोटे ये कंफ्यूजन आ रहे हैं ना वो दूर हो जाएंगे बेटा। ये देखो ये था हेड के ऊपर एक्रोसोम, और एक्रोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन की कवरिंग है इसको बोलते हैं गैलिया कैपाइटिस। राइट। ठीक है। अब देखो नेक में तो हो गया पहला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा बोलो क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। लिखो डिस्टल सेंट्रियोल, it gave rise to tail of sperm। it gave rise to tail of sperm।
तो स्पर्म के टेल को बनाता है डिस्टल सेंट्रियोल। नेक के बाद आता है बच्चों मिडिल पीस। नेक के बाद क्या? मिडिल पीस। चलो लिखो मिडिल पीस। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के बारे में लिख लो बेटा, इट गिव राइज टू द टेल ऑफ स्पर्म। उसके बाद है बेटा मिडिल पीस। मिडिल पीस में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है नेबेनकर्न। कौन सा? जो आपको याद रखना है तो लिखो, इट इज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ स्पर्म बोलेंगे, ये आप जानते हैं, कई बार पढ़ चुके। दूसरा बोल रहे हो बेटा नेबेनकर्न के बारे में। बाद दूसरा स्ट्रक्चर है मैनचीट। लिखिए मैनचीट। इट इज थिन लेयर ऑफ cytoplasmic membrane over the middle piece. तो मिडिल पीस के ऊपर बच्चों जो मेम्ब्रेन की थिन लेयर है। अच्छा, थिन लेयर होने का कोई बेनिफिट है क्या? थिन लेयर होने का क्या बेनिफिट? बेनिफिट क्या है? इजी डिफ्यूजन ऑफ फ्रक्टोज। तो यहाँ पे नीचे मेंशन कर दो, इट अलाउ रैपिड डिफ्यूजन ऑफ फ्रक्टोज। It allow rapid diffusion of fructose. ठीक है बच्चों। और तीसरा स्ट्रक्चर है रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल या एक और नाम दिया था हम लोगों ने जेनसेंस रिंग। लिखिए रिंग सेंट्रियोल या जेनसेन रिंग। देखो, इट अलाउ पैसेज ऑफ टेल फ्रॉम मिडिल पीस। तो मिडिल पीस से टेल को बाहर आने में मदद किया रिंग सेंट्रियोल। और इसके बाद बच्चों लास्ट पार्ट है टेल। ठीक है, तो टेल में दो छोटी बातें लिख लो जल्दी से। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। और दूसरा, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी और प्रोपल्सन। helps in motility or propulsion of sperm. बेटा ये टेल इज टेक्निकली अ फ्लैजिला हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये फ्लैजिला है विथ 9+2 अरेंजमेंट। तो ये छोटी छोटी प्रोपल्सन मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार ये रिवाइज कर लीजिए और मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगली बार जो बेटा 9+2 माइक्रोटिब्यूल का अरेंजमेंट होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि 9 जो माइक्रोटिब्यूलेंस है वो पेरिफेरी में और 2 सेंटर में होते हैं। कार्टविल मॉडल ऐसा पढ़ा ना? हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये बेटा फ्लैजिला है, सीलिया नहीं है, फ्लैजिला है। थैंक यू बच्चों।
जो डाउट होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना वो आगे की क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आप घबराना ही नहीं, डाउट तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्रॉक्सिमल यानी सामने वाला सेंट्रियोल, डिस्टल यानी पीछे वाला।